Good morning, students. I welcome you all to 22nd of July morning class जिसमें हम डेली मेंस का एक आंसर प्रैक्टिस करते हैं. So let's start our today's answer. आज कौन सा स्पेशल मैं आपके लिए आंसर लेके आई हूँ. तो आज हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास का 39th डे है. राइट तो इससे पहले भी जितने भी क्लासेस हो चुकी है मेरी सुबह सवेरे वाली सीरीज में आप प्लीज वो जाके देखिए. राइट सो चलिए देखते हैं. इट्स मॉर्निंग 10 AM क्लास और आपको पता है हम डेली हमारी जो क्लासेस है मॉर्निंग 11 AM मेरी स्टार्ट हो जाती है अनअकैडमी पे, फिर 6 PM अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे मेरी 10 AM एंड 4 PM क्लासेस होती हैं. राइट सो ये दो मेरे शेड्यूल है तो मेरी हर एक क्लास को फॉलो कीजिए. सब क्लासेस इंटरलिंक्ड है. राइट सो आज पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट हम जो मेनली जो पर्सनैलिटीज है जिन्होंने इंडिया को फॉर्म करने में हेल्प किया है और एक नई जो डायरेक्शन दी है इंडिया को डेवलप करने में, तो उन पर्सनालिटीज को हम जरूर डिस्कस करेंगे. राइट सो लेट्स सी कमेंट ऑन द स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू इंडियाज फाउंडिंग स्टेट्समैन दैट वाज अ ग्रेट फिगर हुज लेगेसी ट्रांसेंड द नेशनल बाउंड्रीज. इसको 250 वर्ड्स में हमको लिखना है. राइट सो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे फाउंडिंग फादर थे, वन ऑफ द फाउंडिंग स्टेट्समैन थे. राइट सो दैट इज हाउ. चलिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा. राइट अप्रोच. सो अप्रोच वुड बी लाइक मेंशन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे. उन्होंने ही हमारी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक विजन के साथ जो शुरू करने में जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे किया था. राइट सो ये देखिए डिस्कस हाउ दीज कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन मेनी ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन स्टेट. इनको मतलब जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इंडियन स्टेट इट्स इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन पॉलिसी में क्या इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो हम बताएंगे. यू मे कंक्लूड द आंसर बाय राइटिंग द रेलिवेंस ऑफ नेहरूवियन पॉलिसीज इन प्रेजेंट टाइम्स. नेहरूवियन पॉलिसीज को हमें इसमें बताना है कि क्या क्या पॉलिसीज थी. सो इंट्रोडक्शन दे देंगे हम छोटा सा कि पूरी हम क्वेश्चन में क्या बताने वाले हैं. जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इन मेनी वेज कंट्रीब्यूटेड इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. Right, this can be reflected through policies of democratic socialism, non-alignment, secularism and institutionalization of democracy. मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बड़ी बड़ी जो बातें थी, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो हमें इंडिया को दिया है, जैसे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब हमारा जो वेलफेयर वाला जो आइडिया है कि सोशलिस्ट हमारी इकोनॉमी होगी, वो इकोनॉमी का आइडिया उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था. हम ये पहले अपनी मॉडर्न इंडिया की क्लास में पढ़ भी चुके हैं. नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी एक गुट का पार्ट ना बनना. मतलब जैसे 19 उसके टाइम पे जब हमारी आज़ादी हुई थी उस टाइम पे 1960s के टाइम पे आधी दुनिया क्या हो रही थी, यूएसए की तरफ जा रही थी और हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज गोइंग टू रशिया, यूएसएसआर जिसको हम बोलते थे. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सोच के ये एक नया थ्योरी निकाला कि हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे. मतलब हम किसी भी दोनों अलाइन को हम फोकस नहीं करेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना ही एक अलाइन बनाएंगे. सेक्युलरिज्म मतलब सब धर्म एक हैं, कोई भी एक धर्म स्पेशल नहीं है. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को अच्छे से हमें स्थापित करना है देश में. इसकी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इसके बारे में देख लेते हैं. नेहरूवियन आइडियल्स एनविजन in objective resolution steered the constituent assembly to draw up the philosophy of Indian constitution, that is preamble. उन्होंने preamble का फॉर्मेशन किया. preamble के बारे में उन्हीं का ये आइडिया था कि preamble में एक पूरा क्रक्स हम कॉन्स्टिट्यूशन का दे देंगे और अपनी जो जनता है, अपनी जो मासेस है उसको हम बता देंगे कि हमारा विचार क्या है हमारे आने वाली सदी के लिए, आने वाले टाइम के लिए हमारे देश के लोगों से. राइट सो ये उन्हीं का आइडिया था. द नेचर of Nehruvian way of politics, debate and deliberation led to the development of respect for parliamentary procedures, abiding faith in the constitutional system. मतलब constitutional system में debate और deliberate करना ये उन्हीं का आइडिया था. नेहरू also believed in democracy at grassroots level in India. मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो बिलीव करते थे नेहरू जी.
राइट। सो सेक्युलरिज्म का क्या आइडिया था? नेहरू बिलीव दैट इंडिया बिलोंग टू ऑल हु हैड कंट्रीब्यूटेड टू इट्स हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। मतलब जो हमारा इंडिया है वो सबसे बिलोंग करता है, सब उसके देशवासी हैं, कोई एक किसी स्पेशल कम्युनिटी ने इंडिया को आज़ाद कराने में, इंडिया की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सब ने इंडिया में पार्ट लिया है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया की हिस्ट्री के फॉर्मेशन में, सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन में। तो and that the majority community had a special obligation to protect the rights and promote the well-being of the minorities। मतलब जो minorities हैं हमारी, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जाए, इसलिए मतलब कि जितने भी कम्युनिटी हैं सबकी इक्वल यहाँ पे से होगी, सबको बराबर ही बोलने का हक दिया जाएगा। दिस हेल्प इन बिल्डिंग द नैरेटिव ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये उन्हीं से आया है, ये जो शब्द है। मतलब हमारा इतना डाइवर्स कंट्री है, इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे कम्युनिटीज है, उन सब में यूनिटी हमको कैसे बना के रखनी, ये नेहरू जी का आइडिया था। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये क्या होता है? थ्रू द प्लान्ड इकोनॉमी अप्रोच नेहरू एनिसिज्ड दैट इन द लैंड ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट बी वेलफेयर of the poorest, most deprived and most marginalized of the people। मतलब हमारा जो इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक अप्रोच जो हमारा होना चाहिए ना, वो नेहरू जी ने बोला कि उसमें जितना भी जो सबसे पुअरेस्ट है वो उसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ये सोशलिज्म जो वेलफेयर का जो पॉलिसी है ये नेहरू जी ने हमको दिया था, राइट। और नॉन अलाइनमेंट, मतलब किसी भी एक गुट का हमको पार्ट नहीं बनना है, किसी भी एक हमको पार्टी का पार्ट नहीं बनना है। द नेहरू नॉन अलाइनमेंट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द बायपोलर डिवीजन ऑफ कोल्ड वॉर इरा। सो जो कोल्ड वॉर इरा का बायपोलर मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन कौन थे? जो यूएसए और यूएसएसआर जो दो भागों में दे पूरी दुनिया बट गई थी, तो उनका इन्होंने पार्ट नहीं बने, ठीक है। आफ्टर 2 centuries ऑफ ब्रिटिश रूल नेहरू वॉज डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिपेंडेंस बाय अलाइनिंग itself to either superpower in the cold war, right। मतलब 2 दशकों बाद ब्रिटिश रूल के 200 सालों के बाद नेहरू जी ने क्या किया? अपनी कंट्री को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब किसी भी एक पार्टी का हिस्सा बनने से बचाने के लिए बहुत ही बड़ी चीज की कि उन्होंने अपना नॉन अलाइन कर लिया, ठीक है, अपने आप को अलग कर लिया दोनों चीजों से। दिस पॉलिसी ऑफ नैम मेड इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी, ठीक है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, मतलब इन दोनों जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी उनमें से जो अलग होते उनको थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। तो सॉलिडारिटी उनकी मतलब आपसी भाईचारा, रीच्ड आउट टू द रेस्ट ऑफ द कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड एंड फॉर्ज्ड अ जॉइंट फ्रंट अगेंस्ट कॉलोनलिज्म एंड री इन्वेंटेड इंपीरियलिज्म। मतलब उन्होंने एक नई दिशा दे दी पूरी दुनिया को, राइट, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो गरीब देश थे, जो अभी भी आज़ाद नहीं हुए थे कॉलोनिज्म से, उपनिवेशवाद था जो अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए, तो उनको भी एक नई दिशा मिली कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट। सो इसका कंक्लूजन पूरे क्वेश्चन का क्या होगा नेहरू जी की लेगेसी को सोचते हुए? विद दीज सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन जवाहरलाल नेहरू कैन बी राइटफुली कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, देखो इसको एक और टर्म में हम बोलते हैं, जब भाखड़ा नंगल बांध हमारा जब बन रहा था तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? उनको बोला था कि दीज आर द रियल टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। मतलब ये मॉडर्न आधुनिक भारत के असली मंदिर हैं। ये वो मंदिर असली मंदिर नहीं होते जहाँ पे हम जाके पूजा करते हैं, वे मंदिर असली मंदिर हैं जो जहाँ पे जो देश के विकास में काम करेंगे। तो जो डैम्स होते हैं ना, डैम्स, उनको उन्होंने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। तो इसलिए इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। द रीसेंट डेवलपमेंट सच एज द इमरजेंस ऑफ न्यू इरा ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, फेलियर ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज विच कैन रिफ्लेक्टेड इन राइजिंग इनइक्वालिटी। मतलब आज का जो सिनेरियो है कि इनइक्वालिटी दो पार्टीज में आज भी चल रही है, जैसे यूएस और चाइना, तो वो उससे हम इससे क्या ले सकते हैं कि जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब कोई भी जो कंट्री है उसको एक तरफ तो इंक्लाइन होना ही पड़ेगा, एक पार्टी का साथ तो चाहिए ही चाहिए, तो ये गलत है। ग्रोइंग इनटॉलरेंस एंड डिसहार्मनी विद इन इंडियन सोसाइटी, लोग भड़क जाते हैं छोटी छोटी बात पे, तो ये बहुत बुरी चीज है जो नेहरू जी ने नहीं सोची थी। नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट
एंड मार्क्स द रेलिवेंस ऑफ नेहरूवियन आइडियोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो, मतलब नेहरू में की जो आइडियोलॉजी थी, हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, हमारी जो सेक्युलरिज्म पॉलिसी, वो आज का उस इस सिनेरियो में उस टाइम पे बहुत ज़रूरत है उनकी। तो हम वे फॉरवर्ड में ये अच्छा सा नोट के साथ हम अपना क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। सो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ये चैनल का आईडी है। आप मुझे मेरे इसकी चैट पे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो मेरा NS Enligns मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए आप, ठीक है। और यूट्यूब पे मेरी मॉर्निंग में 10 AM क्लास होती है, इवनिंग में मेरी 4 PM होती है। अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस होती हैं। और दोज हु आर सीरियस अबाउट UPSC प्रिपरेशन, जिनको फ्री एजुकेशन के भरोसे नहीं रहना है, सीरियस एजुकेशन में जो बिलीव करते हैं, वो प्लस कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, राइट। बिकॉज फ्री का टाइम अब नहीं रहने वाला है। फ्री क्लासेस जब खत्म हो जाएंगी तो आप अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। तो जल्दी से आप जितना हो सकता है मेरे रेफरल कोड को यूज कीजिए और जल्दी से कोई भी एक प्लस कोर्स ले लीजिए। ढेर सारे बच्चे रेगुलर कांटेक्ट करते हैं प्लस कोर्सेज के लिए, आप भी कीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, आपका क्वेरी है इस बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ हम ऐसे अपने क्वेश्चन का एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।